अस्सलाम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशाइज रिव्यू। गाइस मैं फिर से हाजिर हूँ टॉप 7 ड्रामाज ऑफ द वीक लेकर। हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझे कि इस हफ्ते हम 7 ड्रामों का रिव्यू ही करेंगे और उनकी लिस्ट जो है मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले कि मैं ये जो लिस्ट जो है ये शुरू करूं, मैं आप लोगों से कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस पोस्ट करूं आपको उनको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन लोगों का जो मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और उन पे जो है बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। जिनको भी ये लिस्ट जो है वो पसंद आती है, जो इससे एग्री करते हैं, प्लीज़ वो कमेंट करके मुझे बताइए। और जो लोग डिसएग्री करते हैं, जिनको मेरी लिस्ट जो है वो टॉप 7, 6 या 5 जो मैं पिछले वीक्स में करता रहूँ, लेकिन उम्मीद है कि अब हम 7 ही करेंगे क्योंकि नए ड्रामास जो हैं वो शुरू हो गए हैं। तो उन लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप मुझे बताइए कि आप मेरी लिस्ट से कितना एग्री या डिसएग्री करते हो। इसके साथ ही चलते हैं और शुरू करते हैं टॉप 7 और ड्रामास ऑफ द वीक की जो लिस्ट है उसमें 7वें नंबर पे कौन सा ड्रामा है उसकी बात करते हैं। डोर। जी हाँ, आपने सही देखा, डोर जो है वो 7वें नंबर पे है और ये आखिरी नंबर पे है। और मेरा ख्याल है जैसे ही कोई नया ड्रामा जो शुरू होगा इस ड्रामे को मैं अपनी लिस्ट से जो है वो गेट लॉस्ट कर दूंगा। जी बिल्कुल, मैं बाहर निकाल दूंगा क्योंकि यकीन कीजिए ये ड्रामा इस काबिल नहीं है कि इसको जो है देखा जाए या इसका जो है वो रिव्यू भी किया जाए। इसमें डायरेक्शन की और स्क्रिप्ट राइटिंग की, कॉन्सेप्ट जो है इसके ड्रामा उसकी, एक्टिंग की इतनी ज़्यादा गलतियां हैं कि आप परेशान हो जाते हो यार मैं कौन कौन सी चीज़ें जो है वो नोट करूं और कौन कौन सी चीज़ें जो है मैं छोड़ दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो गलतियां जो है पाई जाती हैं। सबसे पहले ये दिखाया जा रहा है अबान जो है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है और वो अपने कमरे में जो है वो व्हील चेयर पर है, उसका एक बाजू काम नहीं कर रहा और एक बाजू काम करता है, टांगे बिल्कुल काम नहीं कर रही, लेकिन उसके बेड के पास हमेशा जो है वो फुटबॉल पड़ा रहता है। फुटबॉल जो है उसके बेड के पास क्या कर रहा है मुझे ये बताओ ज़रा। एक हाथ से वो कौन सा फुटबॉल खेल रहा है, टांगों से तो चीज़ों को वो ठोकरे बस मारता है, फुटबॉल कौन सा खेल रहा है। हर वक्त वो जो है अजीब सा जो है उसका करैक्टर जो है वो डेवलप किया गया है। मतलब ये नहीं दिखाया गया कि वो डिप्रेस है या सिर्फ परेशान है, वो एक ईवल है, शैतान है उसके अंदर। अब ये सोचिए कि वो व्हील चेयर पर बैठा ऐसी ऐसी शैतानियाँ कर रहा है, तो असल में वो कैसी शैतानियाँ जो करता है। अब बंदा जिसका एक्सीडेंट हो जाए, जो व्हील चेयर पर चल जाए, जो परेशान हो जाए, तो वो परेशान होगा, शैतान नहीं बन जाएगा जैसे कि ये अबान मियाँ जो है बन गया है। अब रहमत जो है, एक और चीज़ जो मैं सॉरी इससे पहले कि मैं ड्रामा का ये जो अक्सार दिखाई गई उनके बारे में बात करूं, उर्दू सबकी बहुत बुरी है। हम उर्दू स्पीकिंग जो है, उर्दू बोलने वाला मुल्क में ये ड्रामाज जो हैं वो बनाए गए हैं और ये सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और वहीं पे पले बड़े हैं, लेकिन उर्दू सबकी बहुत ही बुरी है। जैसे हिना अल्ताफ़ जो कि अस्मा का किरदार अदा कर रही हैं, वो कहती हैं मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, क्या होता है? मैं कर, काफ और रे जो है दो अलग अलग जो है वो हर्फ हैं और उनको अलग जो है इकट्ठा करके बोलोगे तो कर रही हूँगा, मैं कर रही हूँ नहीं होगा। उसको दिखाया भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का, इसके बावजूद कोई भी किसी को परवाह नहीं, कोई कुछ भी बोलता जाए, कुछ भी कहता जाए। एक सीन में ये दिखाया जाता है कि मोहतरमा जो है मिसेस एहतशाम जो है वो सर पे दुपट्टा लेकर जो है वो रहमत के पास आ रही हैं। क्यों? सिर्फ एक सीन में ना तो उसको जो है कुछ और करते हुए दिखाया गया जिसकी मंतक हो कि उसने सर पर दुपट्टा लिया हुआ है। क्यों? कोई चीज़ कुछ भी मंतक नहीं है। यानी कि ये आसानी से जब से ये कहा गया था कि सर पर दुपट्टा रखें, मुलाजिम के पास जा रही हैं, तो उस वक्त उन्होंने नहीं कहा कि भाई ना मैंने पहले दुपट्टा रखा ना बाद में बाहर जो है मैं जब जाती हूँ रखा, ऑफिस में मैं काम करती हूँ रखा, कोई भी जो है तुम मुझसे अब ये क्यों करवा रहे। और ऑफिस तो बिल्कुल भूल जाए। हाँ जी, ऑफिस तो वो जा ही नहीं रही, उनका काम वहाँ जो है वो ये है कि किसी तरह रहमत जो नया मुलाजम है अबान की सर्विस पे जिसको रखा गया है उसको घर से बाहर निकालना है। उसके लिए वो टेबल पे पैसे रखती हैं और रहमत जो है वो पैसे उठाता है, जेब में डालता है और फिर जो है वो जब वो मिसेस एहतशाम आती है तो कहता है कि ये जो है पैसे जो ये पड़े हुए थे ये आप ले लीजिए। और उसके बाद मिसेस एहतशाम जो है वो रहमत की जो उसके बैग में जो है वो जेवरात घर के जो हैं वो रखवाती हैं, एक और मुलाजमा को पैसे देकर के किसी तरह रहमत को यहाँ से निकालना है। भाई तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू तुम्हारे आगे हाथ ऐसे जोड़े खड़े रहते हैं, तुम उनसे कह दो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, निकालो। चोरी का इल्ज़ाम लगा के तुम क्यों निकाल रही हो?
कोई मंतिक आपको समझ नहीं आती। वो रहमत जो है वो जड़ी बूटियों से बेचारा इलाज कर रहा था और लग रहा था कि अबान जो है ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी अम्मा तो चाहती नहीं है कि अबान ठीक हो, क्योंकि अबान को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अस्मा। वो अपने जिस्म पर चाय गिरा रहा है गरम, अपने आप को जलील कर रहा है सिर्फ इसलिए कि अस्मा उसके करीब आ जाए। उसका जेठ है। लानत है तुम्हारी सोच पे, तुम अपनी भाई की बीवी पे ऐसे गंदी नज़र रखी हुई है, बावजूद इसके कि खुदा का अजाब तुझ पे नाजल पहले से हुआ है। तेरी टांगे काम नहीं करती, तेरा एक हाथ काम नहीं करता। तू अल्लाह से तौबा कर, माफ़ी मांग कि अल्लाह ताला तुझे इन मुसीबतों से, इस बीमारी से जो है वो निजात दिलाए, बजाय इसके तुमने अल्लाह के साथ जो अल्लाह का जो अजाब है उसके साथ और ज़्यादा जो है तुमने जंग शुरू कर दी है कि अल्लाह के बंदों को तंग करना शुरू कर दिया है। बहुत ही बेहुदा किस्म का ये ड्रामा जो है, इसका कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पैमरा पता नहीं इस पे बैन क्यों नहीं कर रहा, इसमें हज़ारों गलतियां हैं। और उसके बाद वहाँ पे दूसरे घर में ये दिखाया जा रहा है कि आदिल साहब जो हैं वो लट्टू हो गए हुए हैं यासीन पे, उसकी बेटियों के साथ। यासीन की बेटियां तो लगता ही नहीं कि लोअर मिडिल क्लास की हैं, वो इंग्लिश में बात करती है। अब कौन से स्कूल में पढ़ रही थी कि जहाँ पे इंग्लिश मीडियम जो है वो इंग्लिश में ही बात कर, वो इंग्लिश में बात करती हैं, उनके नखरे जो हैं वो मान नहीं है। वो इंतहाई बदतमीज़ी के साथ जो है वो अपनी जो यास्मीन की फूफा है उससे बात करती हैं, मुंह चिढ़ाती हैं। यानी यास्मीन ने उनको क्या सिखाया है, कुछ भी नहीं। और यास्मीन हर वक्त जो है वो खला में घूरती रहती है और आदिल जो है उसको घूरता रहता है कि वो परेशान है। आदिल की पुरानी मोहब्बत जो है वो जाग उठी है। इस मोहब्बत के चक्कर में वो जाता है और उससे शौहर से कहता है कि तुमने जो है अदालती तलाक नहीं दी, तुमने ज़ुबानी तलाक दी थी, तुम इसे अदालती तलाक दो। और वो भी बहुत हरामी है, वो कहता है 3 लाख रुपए दो तो फिर जो है मैं तलाक दूंगा, क्योंकि बाकी सारे पैसे तो वो गाड़ी पे उठ गए। कौन सी गाड़ी ली तुमने भाई? 1-2 करोड़ का वो मकान जो है बेचा गया था, जिस घर में वो रहते थे, वो सारे पैसे तुमने ऐसे उड़ा दिए। कोई मंतक कुछ भी नहीं है। सारी बचगाना किस्म की नहायत ही शैलो और सुपरफिशियल किस्म की रीजंस जो है रखी गई हैं ड्रामे में। और रोमान जो है वो बहुत ज़्यादा अली अब्बास ओवर एक्टिंग करता है जब वो उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है अस्मा के साथ। अस्मा जो है उसकी एक्टिंग का तो नहायत ही बड़ा गर्क हुआ है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा, मोहतरम अबान जो हैं, असवर रहमान तो हद से ज़्यादा बुरे अदाकार हैं। कुछ भी इस ड्रामे में ऐसा नहीं है जो आपको जो है वो, बल्कि आपको ये ड्रामा देख के गुस्सा आता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई अच्छा ड्रामा जो है वो शुरू हो, ताकि मैं अपनी लिस्ट में से इस ड्रामे को जो है वो किक आउट कर दूँ। ये नहायत ही फजूल किस्म का ड्रामा जो है ये जा रहा है। अगला ड्रामा इसकी मैं बात करूँगा वो 6ठे नंबर पर है। और 6ठे नंबर पर कौन सा ड्रामा है? 6ठे नंबर पर है इश्क है। हाँ जी। और ये भी जो है कोई इस वजह से 6ठे नंबर पे नहीं है कि ये कोई अच्छा ड्रामा है। बाज़ दफ़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि 7वें नंबर पे जो इश्क है को रखूँ या 6ठे नंबर पे, क्योंकि दोनों ही इतने फजूल और घटिया ड्रामाज हैं कि आपको जो है उलझन होने लग जाती है। इसमें एक चीज़, वाहद जो चीज़ आपको अच्छी, इसकी प्रोडक्शन लेवल है और इसका जो है वो OST है। अदरवाइज़ इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अट्रैक्ट करे। इवन कि सबकी अदाकारी भी वही मिनाल खान की अदाकारी, यकीन कीजिए वो मैं साल भर से उसको मुख्तलिफ ड्रामास में देखता रहा हूँ, एक जैसी अदाकारी और उसकी एक जैसी आवाज़ है। चाहे वो नेगेटिव किरदार अदा कर रही है, चाहे वो पॉजिटिव किरदार अदा कर रही है। और ऐसे ही मैं हैरान हो गया दानिश तैमूर को देख कर के उसको ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। सिर्फ़ और सिर्फ अपने दाल रोटी घर की चलाने के लिए फजूल किस्म के ड्रामास जो हैं कर रहे हैं ये लोग। और फिर ये कहते हैं कि हमने फ़न की खिदमत की और हम फ़न की खिदमत कर रहे हैं। कौन से फ़न की खिदमत कर रहे हो तुम लोग? इस किस्म में भी हमने ये देखा कि लंबे लंबे जो हैं वो सीन जो हैं, फजूल लंबे लंबे सीन। 4 किस्तें यार, 4 किस्तें और चारों किस्तों में कुछ भी नहीं हुआ। PTV के ड्रामास जो वो हुआ करते थे वो 13 एक साथ के होते थे, यानी कि 4 किस्तों में आधे से ज़्यादा कहानी जो है वो ख़त्म हो जाया करती थी। और अब ये 4 किस्तों में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और लंबे लंबे सीन जो हैं और उस पर जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना फजूल जो है वो चलाया जाता, दिखाया जाता है कि आपको दिल करता है कि आपको इसको स्किप कर दो सीन को। और 10-10 मिनट के सीन जो है वो दिखाए जाते हैं। इन 4 किस्तों में ये दिखाया गया कि किस तरह हारस और निमरा जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इसरा और शाहजेब जो हैं आपस में झगड़ पड़े, लड़ पड़े। हाँ जी, इस तरह की अम्मा को जो है वो उसकी तबीयत ख़राब होती है और इसरा जो है बजाय हॉस्पिटल कॉल करने की, एम्बुलेंस को बुलाने की, वो बार बार शाहजेब को कॉल कर रही है। क्यों? घर से वो गई है, ठीक है, अपनी सास को बता के, और बाद में उसकी सास जो कहती है अपने बेटे से, इसने ये तो नहीं बताया था कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है। और उसके बाद वो कॉल कर रही है और कह रही है कि शाहजेब का फ़ोन बंद जा रहा है, जबकि शाहजेब का फ़ोन जो है वो
ऑन है और शाहजेब फ़ोन उठाकर देखता है कि उसका रिंग जो है वो फ़ोन जो है वो बज रहा है और वो मीटिंग में है, तो इसलिए जो है वो फ़ोन अटेंड नहीं करता। लेकिन सारे किस्तों में यही कहा गया बार बार कि उसका फ़ोन जो है वो बंद था, हालांकि उसका फ़ोन बंद नहीं था। यार ये बोंगियाँ जो हैं तो कुछ भी नहीं है जो दूसरी बोंगियाँ जो है मारी जा रही हैं। उसके बाद वो वहाँ जाती है तो वहाँ पर अम्मा ठीक है, डॉक्टर पहुँची हुई है और हारस भी पहुँचा हुआ है। हाँ जी, हारस कैसे आ गया? वो कहता है जी मैं इसके भाई को मिलने के लिए आया था। मैंने सोचा कि शायद ये बाद में बताएंगे कि उसकी शाहजेब की माँ ने, निम्रा ने उसको फ़ोन करके कहा, क्योंकि निम्रा तो डाउन हो गई है। हारस को बात बात पे कह रही है तुमने ये नहीं किया, तुमने वो। निम्रा का किरदार क्या दिखाया गया है? नहायत ही घटिया, फजूल और बेहुदा किस्म की लड़की है जो अपने बाप के सामने बेहूदगी करती है, जो हारस के साथ जो है ऐसे पेश आ रही है जैसे वो कोई माफिया की जो है वो डॉन है और हारस को उसका छोटा मोटा जो है वो चिंदी चोर जो किस्म का जो है वो डकैत है, जो उससे डरता है और उससे पैसे लेके खाता है। अजीब किस्म का किरदार दिखाया गया। हारस को दिखाया गया कि यूरोप से ये वापस आया अपनी माँ के साथ, अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का उसको दिखाया गया, लेकिन वो नहायत ही घटिया और फजूल। उसका ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये रह गया है कि किस तरह से जो है वो इसरा को हासिल करना है, जैसे हमारे हर ड्रामे में यही दिखाया जाता है। तो इसके लिए वो वहाँ पे पहुँचता है, उससे कॉफ़ी बनाने को कहता है और मैं इसरा पे हैरान हूँ, एक बंदा जो तुम्हारी ज़िंदगी ऑलमोस्ट तबाह करने की कोशिश कर चुका है और कर रहा है, तुम उस पर क्यों इतबार कर रही हो? और उसके बाद उसको पहुंचाना वहाँ पर शाहजेब को साजिश के जरिए और शाहजेब का वहाँ पे देखना, फिर उनका आपस में लड़ना कि तुम उसको कॉफ़ी बना के दे रही थी, तुम ये कर रही थी, तुम वो कर रही थी। और वो कहती है कि निम्रा तुम्हारे कमरे में क्या क्या रही थी? हाँ जी, निम्रा जो है उसके हारिस के कमरे में जो है वो आती है और अपना दुपट्टा उसके तकिए के नीचे जो है वो रख देती है और फिर कहती मेरा दुपट्टा दो, जैसे पंजाबी फिल्म में मेरी पैन का दुपट्टा वापस करो। मैंने कहा कि यही डायलॉग जो है ये यहाँ पे ये बोलेगी मेरा दुपट्टा वापस कर वे चौधरिया, लेकिन जो है किसी किस्म की कोई मंतक कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। निम्रा जो इतने बेवकूफ़ शाहजेब और इसरा को दिखाया जा रहा है कि ये निम्रा जो है वो इतनी साइको, इतनी बेहुदा और इतने उसने सीन क्रिएट किए हैं, तुम उस पर कैसे इतबार कर रहे हो? दुश्मन को माफ़ करना सब लोग एग्री हैं कि जी जो माफ़ी मांगे उसको माफ़ कर दो, लेकिन उस पर फिर से इतबार करना, अंधा इतबार बेवकूफ़ों की तरह, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात जो है वो होती है। और लेकिन हर किरदार जो है वो इतना ही बेवकूफ़ है और उसको दिखाया जा रहा है कि वो बेवकूफ़ है। उसके बाद जो है इसरा जो है फिर जो अपनी अम्मा की केयर करने के लिए उसके घर जाती है और वहाँ पर फिर से जो है वो शाहजेब जो है साहब वो पहुँच जाते हैं, सॉरी हारिस जो है वो पहुँच जाते हैं। और फिर शाहजेब जो है उसको जो है वो बताया जाता है कि निम्रा जो है वहाँ है और हारिस साहब को जो है फुल शक जो है वो चल रहा है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। देवरानी जेठानी यानी कि सुमेरा जो है वो अब दोस्त बनने की कोशिश कर रही है मोहतरमा इसरा की और उसको शॉपिंग पे ले जाती है। उससे पहले जो है वो शाहजेब कह रहा होता है बार बार जो है वो इस तरह से कि खाना खाने बाहर चले, कहती नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा, दिल नहीं चाह रहा, दिल नहीं चाह रहा। और उसके बाद जो है आराम से उसके साथ निकल जाती है शॉपिंग करने के लिए। और फिर वहाँ पर जो उन्होंने प्रोग्राम किया होता है हारिस साहब भी पहुँच जाते हैं और हारिस पूरी 4 एक साथ में एक पैंट उसने पहनी, उसके साथ 4 शर्टें उसने बदली है। हाँ जी, बंदे को पैंट ही नहीं है। और उसके बाद जो है वो वहाँ पर पहुँचता है और उसको जो है ये सूट ले लो, वो सूट ले लो, और वो ये सब कर रहा होता है। और ये जो है वो सुमेरा जो है उसकी तस्वीरें खींच के और उसके हारिस को देती है और हारिस ये तस्वीरें शाहजेब को भेज देता है और शाहजेब जो है उसको देखकर आग लग जाती है। अब जो बंदा तुम्हारा दुश्मन है तुम्हें ये सारी चीज़ें भेज रहा है तो इसका मकसद है उसे तुम्हें परेशान करना, तुम्हें टीज़ करना। और अगर उसका मकसद जो है वो इसरा को हासिल करना हो, उसके साथ अफेयर चलाना हो, तो वो तुम्हें क्यों बताए, छुप छुपा के बताए? तुम्हें इतनी अकल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है कि तुम ऑफेंड हो, तुम लड़ो इस तरह के साथ और उसको छोड़ो। लेकिन जिस तरह जज्बातीपन इनके इश्क में दिखाया गया शादी करने के लिए, वैसे ही जज्बातीपन जो है इनकी नफरत में भी जो है दिखाया जा रहा। अब उसकी भाभी कहती है इस तरह की, सॉरी जेठानी यानी कि सुमेरा कहती है तुमने घर जाकर बताना नहीं कि हारिस यहाँ पे मिला था। और उसको वो ऐसे शो कर रही है जैसे वो हारिस को जानती भी नहीं है। हाँ जी, और ऑब्वियसली इसरा ऐसे ही करती है। अब इसरा हर किसी पर ऐसे इत्मीनान कर रही है जैसे कोई छोटी सी बच्ची है वो, और हारिस को आके नहीं बताती। और वहाँ पर जो है वो कमरे में होते हैं चाय के 2 कप। हाँ जी अब वो ये पूछ रही है दूसरा कप किसका है, तुमने चाय पी? और वो कहता है ये निम्रा का है। और उसके बाद वहाँ पे आग लग जाती है। सबसे पहले भाई तुमने ये उल्लू के पट्टे अगर कुछ किया है, चाय पिया, तो सबूत गायब करो।
नहायत ही फजूल और बेहुदा ड्रामा है। उधर इस तरह की जो भाभी है वो माँ बनने वाली है और उसका भाई जो पहले बीवी को तलाक दे रहा था, अब उसकी मिन्नतें कर रहा है, उसकी सारी हवा जो है वो निकल चुकी हुई है। मतलब ये इस ड्रामे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, शायद इसीलिए चार चार किस्तें चला कर इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए और तकरीबन जो है 30-25 किस्तें हो गई हैं और कुछ भी नहीं हुआ इस ड्रामे में और पता नहीं आगे क्या होने वाला है। नहायत ही घटिया और फजूल किस्म का ये ड्रामा है। यकीन कीजिए ये ड्रामा देखकर आपको अफसोस होता है कि पाकिस्तानी ड्रामास का मुस्तकबिल जो है अगर ऐसा ही है तो फिर जाने क्या होगा। फिल्म इंडस्ट्री की तरह ड्रामा इंडस्ट्री का जो है वो भी पट्टा जड़ा है, वो बह जाएगा। अगला ड्रामा जो कि 5वें नंबर पे है वो कौन सा है? 5वें नंबर पे जो ड्रामा है वो है किस्सा मेहरबानों का। हाँ जी, ये नया ड्रामा शुरू हुआ है और इस वजह से मैंने इसको 5वें नंबर पे रखा है कि इसमें जो हैं अभी वो गलतियाँ ऑब्वियसली पहली किस्त जो है वो दिखाई गई है, अभी इतनी फजूलियात जो हैं वो नहीं नज़र आई जितनी कि पिछले ड्रामों में थी। इस वजह से ये जो है शुरू होते ही 5वें नंबर पे है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो इकबाल हुसैन है, जिनका हमने बर्दाश्त किया था ज़बाइश। हाँ जी, नाज़रीन की आजमाइश जो हमने बर्दाश्त किया था, ये वही है मोहतरम बुशरा अंसारी के दूसरे नौजवान हस्बैंड। और नौजवान तो नहीं है बेचारे, ये भी 50 साल के हैं, वो 70 की हैं। और उसके बाद जो है इसको फ़ाखरा जबी जो है राइटर, डाइजेस्ट राइटर हैं, ऑब्वियसली उन्होंने जो है इसको लिखा है और इसमें जो है वो मारवा हुसैन है, उर्वा है, मारवा है, उर्वा है, मारवा हुसैन है, नहीं उर्वा हुसैन है, हाँ जी, नहीं मारवा हुसैन है जो भी है एक हुसैन है दोनों बहनों में से, ठीक है, सबात में जो आई थी। और उसके बाद है इसमें नुमान इजाज़ साहब के बेटे जो हैं वो जावी यार उनका नाम है, उन्होंने अपना डेब्यू किया है और वो बिल्कुल जो है वो अपने बाप की तरह लगते हैं, नुमान इजाज़ साहब की तरह लगते हैं शक्ल में और थोड़े से जो हैं वो बल्कि फरबीले हैं, पता नहीं क्यों वो इस वजह से अजीब से थोड़े से लगते हैं, लेकिन उनके एक्सप्रेशन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो पॉज जो हैं, जैसे नुमान इजाज़ साहब मशहूर हैं बहुत ज़्यादा वक्फे लेने में और डायलॉग डिलीवरी में, वो भी वैसे ही कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि नुमान इजाज़ साहब ने उनको जो है एक्टिंग सिखाने की कोशिश की है। अब देखते हैं ये नेपोटिज़म जो है का नया नमूना पेश होता है या वाकई एक जो अच्छा अदाकार जो है वो हमारे सामने आया है। अभी पहली किस्म में जो है उसके सीन दिखाए गए वो बिल्कुल नॉर्मल थे, उसमें एक्टिंग या जो है इतनी एबिलिटी की जो है आपको ज़रूरत नहीं थी और ना ही वो जो है इतनी नज़र आई, लेकिन वे खुशगवार जो है उनको एहसास होता है उनको टीवी पे देखकर, एक नया लड़का जो है, एक नया हीरो जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो है दिखाया ये जा रहा है और सबसे पहले एक और अजीबोगरीब चीज़ जो है हर एक सीन में दिखाया जाता है मेहरबानों का घर इस्लामाबाद में, मेहरान जो कि मेहरबानों का पड़ोसी है उसका घर इस्लामाबाद में और मेहरान का दफ्तर इस्लामाबाद में। ये क्यों दिखाया जा रहा है जबकि शुरू में दिखा दिया गया है कि इस ड्रामा जो है वो शूट किया गया है इस्लामाबाद में, तो हमें नज़र आ रहा है कि ये इस्लामाबाद में है और बार बार हर सीन में ये दिखाना इसका घर, उसका घर, इसका दफ्तर, इसकी क्या तुक है, बिल्कुल नहीं समझ आई। किरदार जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं वो है मेहरबानों, उसकी भांजी जो उससे थोड़ी सी छोटी है और मेहरबानों जो है वो 10 साल पहले जो है वो किसी के साथ उसका जो है वो निकाह हुआ है, क्योंकि फ्लैशबैक में ऐसा दिखाया जाता है और वो जो है वो एक बहुत ही नेक परवीन सबर वाली अच्छी लड़की दिखाई गई। अब जिन लोगों को नेक परवीन का नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि नेक परवीन वैसी है जैसे इंडियन ड्रामों और फिल्मों में बताया जाता है सती सावित्री। हाँ जी, वो अच्छी गुड नेचर वाली लड़की दिखाई गई है जो साबर है, घर का ख्याल रखती है, बड़ों की इज्जत करती है। और उसकी भांजी बिल्कुल उसके उल्ट दिखाई गई है जिसके माँ बाप जो हैं वो हादसे में फौत हो गए हैं और वो अपने नाना यानी कि मेहरबानों के घर में ही रहती है और वो नहायत ही बदतमीज़ और बेहुदा और जाहल किस्म की जो है वो लड़की दिखाई गई है। बहुत बेसब्री है, बिल्कुल भी उसमें सब्र नहीं है, कनात पसंदी नहीं है और वो अपने नाना का जो है वो उसके साथ बहुत ही बेहूदगी से पेश आती है। मुझे उसके नाना का और उसका किरदार समझ नहीं आया। उसका नाना पहले यूं लगा कि जैसे मोहब्बत में उसको डांटेगा और वो मोहब्बत में जो है नाना के साथ ऐसे पेश आ रही है, लेकिन बाद में समझ आया वो है ही बदतमीज़ और उसका नाना अजीब तरह से दबे हुए तरीके से उसके साथ जो है वो बाज़ दफ़ा उसको लगता है डांट रहा है और बाज़ दफ़ा लगता है ऐसे जैसे मजाक कर रहा है। वो किरदार बिल्कुल भी जो है अच्छी तरह से वाज़े नहीं किया गया और यहाँ पर ये सारी की सारी गलती जो है वो डायरेक्टर की है, जैसे वो उससे करवा रहा है वैसे ही जो है वो नाना कर रहा है। उसके बाद मेहरान का घर दिखाया जाता है कि मेहरान की बहन की शादी हो रही है जिसकी तैयारियां वगैरह चल रही हैं और मेहरान जो है बहुत ज़्यादा इश्क करता है मेहरू के साथ, मेहरबानों के साथ इश्क में मुब्तला है
और उसकी अम्मा जो है वो रवायती अम्मों की तरह कहती है कि उस लड़की का नाम भी मत लेना। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही उसका निकाह हो गया हुआ है या तलाक हो गई हुई है, क्योंकि उसकी माँ को जो है ये जो है कहना चाहिए था कि एक शादीशुदा लड़की के प्यार में तुम क्यों मुब्तला हो। और ये भी दिखाया जाता है कि मेहरबानों का भाई जो है वो किसी बात से, अपने बाप की बात से नाराज़ होकर घर छोड़ के चला गया हुआ है। तो ये सारी गुत्थियाँ जो है वो अभी खुलेंगी, पता चलेगा कैसा है क्या होगा। एक और चीज़ अजीब सी जो मुझे इस ड्रामे में लगी वो ये है कि बहुत बड़ा घर है, घर क्या पार्क लगता है, इतना बड़ा घर है और उनको बहुत गरीब दिखाया गया है। क्यों? अगर तुम लोग इतने गरीब हो, ये बताया जाता है दुकानों पे किसी ने कब्जा कर लिया है, पेंशन से गुजारा हो रहा है, तो भाई तुम इस मकान को बेचकर कुछ छोटा मकान ले लो। इस्लामाबाद में इस मकान की कीमत करोड़ों में होगी, बहुत ज़्यादा, यानी कि 10, 12, 20 करोड़ इसकी कीमत जो होगी। इसको बेच के तुम 3 जन हो और तुमको अच्छा सा फ्लैट, अच्छा सा छोटा घर जो है वो ले सकते हो, जहाँ पर अच्छी खासी ज़िंदगी तुम गुजार सकते हो। लेकिन ये बहुत ही बेतुकी चीज़ जो है वो दिखाई जा रही है अभी तक। और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि ये जो दूसरी जो है नूर नाम की जो लड़की जो है उसकी भांजी है, वो जो है उसको शादी के लिए कपड़े चाहिए। ये वो एक दिन अपने नाना को देखती है कि वो अपना ब्रीफ केस खोल के उसमें से पैसे गिन रहा है, तो वो नाना की चाबी गिरती है और चाबी उठाकर जो है वो पैसे चोरी करने के लिए वो पहुँच जाती है, ये सोच के कि वहाँ पे कोई ख़जाना दबा हुआ है। और फिर वो रंगे हाथों नाना जो है उसको पकड़ लेता है। अभी ये सब कुछ दिखाया गया, इसमें बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें हैं, लेकिन देखते हैं ये ड्रामा जो है आगे चलकर जो है कुछ बेहतर हो जाए, या चीज़ें जो है वाज़ेह हो जाएं, या अदाकारी जो है उनको पता चल जाए कैसे कौन से किरदार ने किस तरह से पेश आना है। अभी जो है वो 5वें नंबर पे इसीलिए इसको रखा गया है कि इसमें वो बोंगियाँ नहीं है जो इसको जो है खींच खांच कर लिस्ट के बिल्कुल नीचे जो है वो ले जाए। अगर ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है चौथे नंबर पे, और वो कौन सा है? चौथे नंबर पे है लापता। लापता ड्रामा देखकर मुझे समझ आती है कि हमारे ड्रामों का मुस्तकबिल वाकई में कुछ भी नहीं, और हमारे ये बड़े बड़े अदाकार जो अपने आप को जो है वो बहुत बेहतरीन अदाकार, और इनके ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे करोड़ों मिलियंस में जो इनके फॉलोअर्स हैं, वो जो हैं क्या किस वजह से इनको फॉलो कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही। आयज़ा खान एक बेहतरीन अदाकारा है, और फिर मेरे पास वो तुम के बाद इसने ये छलांग लगाई और जो इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन अदाकारा और सबसे हाईली पेड अदाकारा जो है वो बन गई। सारा खान जो है वो भी बेहतरीन अदाकार है, उसने कुछ ड्रामा में सबात ने उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की, और उसके बाद रक्स बिस्मल में वो ठीक ठाक जो है वो चल गई, और उसके बाद अली रहमान जो है वो भी अच्छा अदाकार है। लेकिन इस ड्रामे का स्क्रिप्ट जो है उन्होंने नहीं पढ़ा। उन्होंने ये ड्रामा साइन करने से पहले ये जब वो ड्रामा को बना रहे थे उन्हें समझ नहीं आई कि इतना बोंगा और इतना अजीब किस्म का स्क्रिप्ट जो है वो ये कर रहे हैं, और डायरेक्शन जो है वो भी नहायत ही फजूल और अजीब किस्म की है। सबसे पहले 3 एंगल हैं ड्रामे में, तीनों ही जो है उनमें से गेती का एंगल जो है थोड़ा बहुत आपको ये नहीं कि वो बेहतर लगता है, थोड़ा बहुत जो है वो इस वजह से उभर के सामने आता है। गेती जो है वो ये दिखाया जा रहा है, वो दिल फेंक लड़की जो है उसको दिखाया गया है, ठीक है जी। वो कभी जो पहले घर से भाग रही थी और उसके बाद शम्स पे लट्टू हो गई, अब वो अपनी सहेली के मंगेतर जो है उस पर लट्टू हो गई और उससे शादी करना चाहती है। एक तो ये दिखाया जाता है कि वो बड़ी हीरोइन बनना चाहती है, टिकटॉक स्टार जो बन गई है, और अब फिर को उसको आम सी अगर वो टिकटॉक स्टार बन गई है, टीवी पे इंटरव्यू देने के लिए जाती है, तो फिर एक आम दुबई पलट लड़के के पीछे इतनी दीवानी क्यों हो रही है वो आपको समझ नहीं आती। और उसके बाद यही बात नहीं है कि उसके पीछे दीवानी हो रही है, साफ पता चल रहा है, जैसे फरहान उसका नाम लड़के का दिखाया गया, कि वो जो उसको कहानी सुनाता है कि वो एक गरीब लड़का था, माँ बाप नहीं है, चाचा ने जायदाद पे कब्जा कर लिया अजीब तरीके से, और फिर मैं जो है वहां से किसी तरह दुबई पहुंच गया, अब दुबई में मेरा फ्लैट है। यानी कि तू मतलब कि कितों दा शहजादा है, मतलब समझ नहीं आ रही, तू बेवकूफ है या दूसरों को बेवकूफ बना रहा है। ये सारी बातें जो है गेती को समझ नहीं आती कि ये सारी बातें वो क्या कर रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि शादी जो है मैं करना चाहता हूँ, और वो कहती है कि मेरी अम्मा शादी पे राजी नहीं। उसकी अम्मा शादी पे क्यों नहीं राजी? इस वजह से वो कह रही तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई, ये छोटी काकी है, यानी कि शादी में उसकी, ठीक है हम सबको पता है कि आयशा खान जो है उसकी 30 ऑलमोस्ट जो उसकी उम्र है, ठीक है शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके माशाल्लाह, लेकिन किरदार के हिसाब से जो है उसको दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल भी सूट नहीं करती। ना तो 16, 17, 18 साल की है। शादी की उम्र कौन सी होती है सबसे पहले ये डिसाइड कर लें। शादी तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम्हारी शादी की उम्र है, सिर्फ ये जाहिर करने के लिए
कि उधर फरहान जो है वो उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ले, और वो कहता है कि ठीक है जो है कोर्ट मैरिज हम कर लेंगे, लेकिन घर को रेनोवेट करने के लिए, घर को सजाने के लिए दुबई में मेरे पास अभी पैसे नहीं, मैंने तो अभी सोचा था मंगनी करूंगा, और ये पैसे कौन देगी? गेती। हाँ जी, वो कहती है पैसों की तो फिक्र नहीं, मैं जो तेरे पास है। वो क्यों लट्टू हो रही है? एक उसके लाखों फैन दिखाए गए हैं और एक आम से लड़कियों को मिलती है और उस पर लट्टू हो गई है, क्यों? इसकी कुछ भी आपको समझ नहीं आती। और उसके बाद जो है उससे भी ज्यादा ना समझी वाली चीज, ये कुछ यानी कि बेहतर एंगल था। उसके बाद चलते हैं दूसरा जो फजूल तरीन एंगल जो है दिखाया गया, वो है फलक का और उसके बॉस दानियाल का। दानियाल जो है वो फलक को जो है वो पसंद करता है, वो जैसे हम कह सकते हैं, और उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिसको वो ठुकरा दे चुकी है और फिर से ठुकराती है और फिर कहती है कि अगर आपने मुझे आइंदा तंग करने की कोशिश की तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी, या फिर आपके खिलाफ जो है वो रिपोर्ट करूंगी, और आप जॉब भी आपकी जाएगी और आप जेल से भी जाओगे। आप मुझे हरासा कर रहे हो। अब हर ड्रामे में ये चीज़ तो दिखाई जा रही है, और अगर हरासा कर रहे हो तो फिर इस हरासा का मतलब हरासा लो। फिर सीन दिखाया जाता है कि वो उसके साथ जो है वो लंच कर रहा है, ठीक है, वो दफ्तर की कैंटीन होगी, समझ लेते हैं हम लोग। वो लंच कर रहा है उसके साथ, और उसके साथ जो है वो फ्लर्ट करने की बातें करता है, उसको लतीफ़े सुनाता है, हंसाने की कोशिश करता है, और वहां से वो उठ के जाती है और कहती है कि शाम को इस्तीफ़ा जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है कि वो उसके घर आ जाता है। हाँ जी, वो उसके घर आ जाता है, उसमें घर में बैठाती है, और सेहन में वो एक अजनबी आदमी को, एक मर्द को लेके आई है, अपने सेहन में उसने बिठाया हुआ है। यहाँ पे चचा और उसका अपना घर है, उसके सेहन में। इनके घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मेहमान को बिठाया जाए। हर सीन जो है वो सेहन में किया जाता है, सेहन में। और वो जो है उससे कहता है कि आप मेरे दिल की बात समझती हैं, जानती हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और वो कहती है तुम्हें शम्स का मतलब पता है, और उसको शम्स और फलक की चीज़ें सुनाकर घर से भगा देती है कि तुम जाओ। और उसकी फिर बहन आती है, जिसका एक और किस्सा है कि उसका शौहर ये कहता है कि मैंने अपनी कुलीग से पैसे लिए हुए हैं जो कि मुझसे शादी करना चाहती है, और उसका बॉस ऑफिस नंबर 2 से जो उसकी कॉल बार बार आ रही थी, और दिखाया जाता है कि उसका चक्कर है। उसका चक्कर है नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह नहीं किया जाता, क्योंकि उसका एक्सीडेंट होता है। वो हॉस्पिटल में जब वो पहुंचता है तो नर्स ये जब कहती है कि आपकी जो है ना उनकी बीवी जो है अंदर बैठी हुई है, और अंदर जाके पता चलता है वही बैठी हुई, कहती है मैंने जल्दी में ही कह दिया। अब ये एक चीज़ वाज़ेह नहीं की जा रही उसकी बीवी है नहीं है बीवी, लेकिन ये फजूल तरीके से एंगल जो है ये भी दिखाया जा रहा है। फरयाल जो कि फल की बहन है, जब आती है तो कहती है ये कौन था? ये दानियाल था, और ये और वो कहती है हमसे शादी करना चाहता है। कहती तुम शादी कर लो, तुम क्यों नहीं करती हो? उससे अगला सीन दिखाया जाता है कि फल जो है डिनर करने के लिए दानियाल के साथ चली गई। जब जहां पर वो इस्तीफे की धमकियां दे रही थी, उसको कह रही थी तुम हरासा कर रहे हो, उसके साथ डिनर करने क्यों चली गई तुम? वहां पर सेम जो है वो दानियाल वही उसको जो है वो दोहराता है, और वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसको पता ही नहीं है कि वो उससे शादी करना चाहता है। घर में आकर फिर जो है वो उसकी माँ से जो है वो शादी की इजाज़त मांगती है। उसके वालिदैन पहले से शादी की इजाज़त मांग रहे थे, फलक का रिश्ता आया और उसकी शादी जो हम करना चाहते हैं, तुम लोग इजाज़त दो। उससे बांगा अगला जो एंगल है वो दिखाया जाता है शम्स का, कि शम्स जेल में है। एक ऑफिसर जो है वो जेलर होना चाहिए था, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर जो है वो आता है पुलिस की वर्दी में, जेलर की वर्दी में नहीं। और वो कहता है कि ये बंदे पे क्या? वो कहता है जनाब इस पे इस पे जो है आवारागर्दी का जो है मुकदमा था, और 4 दिन की आवारागर्दी का मुकदमा था, और 4 दिन के रिमांड पे ही आया था अंदर। आवारागर्दी का मुकदमा अब कहीं होता ही नहीं है, ये शेक ही नहीं है, ठीक है, फिर भी कर दिया। उसके बाद दहशतगर्दी पे जो है वो उसको अंदर कर दिया हुआ है। तुम लोगों ने किस कानून के तहत? कोई रिपोर्ट, कोई उसकी जो है वो जो जब उसको अंदर किया गया है, जेल में एक जगह रखे बैठा हुआ है और उसको खाना दिया जाता है, उसको वर्दी दी गई है, उसको किस वजह से दी गई हुई है किसी ने पता नहीं किया, और इसकी वजह से वो ऑफिसर उसको जो है वो कर देता है कि तुम्हें मैं मुअत्तल कर रहा हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता शम्स पे, उसको वैसे ही उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। जहां पर उसका एक दोस्त जो उसको कहता है कि तुम्हारे मैं घर वालों से राब्ता करूंगा और फिर जो है तुम्हें यहां से छुड़ाने की कोशिश करूंगा। यानी कि वो ऑफिसर जो है वो उसको पता है कि इसको आवारागर्दी में रखा गया है, और उसके बाद इस पर बिला वजह दहशतगर्दी का लगाकर जो है इसको बंद कर दिया हुआ है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। और ये ही बंदे दो, इसका दोस्त और ये मीडिया के सामने, सबके सामने लाया गया था और कहा गया था कि ये दहशतगर्द है, तो फिर आवारागर्दी का कैसे लगा दिया गया? दहशतगर्दी पर लगाने को किसने रोका था? ये अजीब और फजूल किस्म के जो है वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। नहायत ही ये जो गैर मंतकी बचगाना किस्म के जो है सिचुएशंस जो है वो क्रिएट की गई हैं। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस ड्रामे पे। मुझे लगा था कि आयज़ा खान ने ड्रामा किया है तो वो कोई अच्छा ड्रामा होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ये नहायत ही फजूल ड्रामा है।
अगला ड्रामा जो तीसरे नंबर पे है उसकी बात करते हैं, वो कौन सा है? कहाँ के सच्चे थे। हाँ जी, तीसरे नंबर पे ये है और मुझे नहायत ही अफ़सोस से कहना पड़ता है कि ये कहानी उमैरा अहमद की लगती नहीं है। अल्फ़ के बाद जो है ऐसी कहानी लिखना, या फिर जैसे आप लोगों को पता ही है कि ये एक नावल है, मे बी इन्होंने बहुत पहले ये नावल लिखा हुआ था शुरू के दिनों में, क्योंकि ये लगता ही नहीं है कि उमैरा अहमद में लिखा होगा। ये सिंड्रेला की कहानी जो है उसको उठाकर जो है वो डिफरेंट एंगल से जो है पेश करने की कोशिश की गई है। एक लड़की जो है जिस पर जो है अपने जुल्म सितम कर रहे हैं और एक प्रिंस चार्मिंग जो है वो आता है और उसको सारी चीज़ों से जो है वो निजात दिलाता है। इस चीज़ का जो है वो एंगल लिया गया है और सिचुएशन जो है वो नहायत ही बचगाना है, बिल्कुल जो शैलो है, उसमें खून में कोई भी दम नहीं है। किस तरह से जो है सबसे पहले ये दिखाया गया कि सफ़ान जो है इनहेलर लेके आता है और उससे कहती है जी, महरीन जो है वो ये कहती है मुझसे शादी करोगे? और सफ़ान चंगा होंदा इनहेलर फड़ के नस जाता, कहता दफ़ा हो जा, मर जा, तेरी वर्गी कुड़ी ना शादी करा जी इनहेलर लैके दिता है तो फौरन मेरे पीछे पै गई। मतलब कि ये क्या तुक थी कि मुझसे शादी करोगे? और उसके बाद मिशाल जो है उसकी अजीबो गरीब किस्म की बचगाना चीज़ें जो दिखाई गई हैं और वो महरीन की पेंटिंग जो है उसको अपनी पेंटिंग जो है वो कहकर जो है बता रही है असवद को। असवद ने जो है वो उसमें देखी, उसकी असवद की अम्मा का जो है वो क्या उसे कहते हैं महरीन नामा जो है वो ही नहीं ख़त्म हो रहा। हर एक चीज़ को ये महरीन ने किया है, इंटीरियर डिज़ाइनर वो है, ये है वो है, कपड़ों की और कलर स्कीम उसने ली है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो जब ये मिशाल बात करती है असवद से और असवद कहता है हाँ, मिसाल कहती है सॉरी, वो तो सारी मुझसे उसने आइडियाज़ लिए थे, अच्छा वो तुम्हारा कमरा उसने करना था, और वो यकीन कर लेता है। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि घर में बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है और उसकी जो है वो फुप्पो जो है सॉरी ममानी जो है वो बहस कर रही हैं उसके साथ, उनके महरीन के साथ बहस कर रही है। और जब असवद और मिशाल आते हैं तो उसको बहस करते हुए देखता है और उसको यकीन हो जाता है जी मोहतरम को कि जो मिशाल ने बातें की थी वो सारी की सारी जो है वो सच्ची हैं। उसके बाद अब महरीन जो है वो शर्मिंदा हो गई और वो नहीं मिलना चाहती किसी सूरत में भी उसके साथ, असवद के साथ। तो जब वो घर में आते हैं तो वो जो है वो छुप जाती है और वो कहती है कि उनसे कहना कि मैं घर में नहीं हूँ। मिशाल का और असमत का अजीब किस्म का किरदार दिखाया जाता है, जैसे वो टीनेजर होते हैं उनकी तरफ बिहेव कर रही है मिशाल भी और वो भी। एक दूसरे की तरफ बात करने का अंदाज बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो बंदा न्यूयॉर्क से आया है और मिच्योर है, इसका पता नहीं चलता कि ये बंदी एमफिल कर रही है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। ऐसे लगता है जैसे कोई स्कूल के बच्चे जो हैं वो बिहेव कर रहे हैं, जैसे उसको बाहर लेके जाती है खाना खिलाने के लिए। घर में जब खाने का सीन हो रहा होता है तो महरीन जो है वो अंदर है और वो खाने की बड़ी तारीफ़ें कर रहा है, किसने खाना बनाया है, ये है वो है। और ये वही बंदा है जो अपनी माँ से कह रहा था कि घर में खाना बनाने के लिए जो है तुम बहू की बातें कर रही हो कि वो अच्छा खाना बनाएगी, नौकरानी ले आओ, बहू जो है बीवी जो है खाना बनाने के लिए आती है, अब क्यों खाना खा रहा तू अच्छा? हाँ। उसके बाद महरीन जो है उस खाना खाने के बाद जो है वो लोग बैठा, अब असवद जो है बैठा हुआ है लॉन में अकेला चाय पी रहा है और महरीन आती है, उसको भूख लगी है और घर में खाना ख़त्म हो गया है। और हल क्या निकाला जाता है ये कि आम से कच्ची केरियाँ जो है तोड़ी जाए और उनकी चटनी जो है वो बनाकर खाई जाए। अब घर में कोई और नहीं है कहने के लिए, और अब इन्होंने जो है वो बच्चे जैसे पतंगा फड़ने वाला टांगा होता है ना, ऊंधा बनाया है बेरियाँ जो बेरी से जो है सॉरी आम से केरियाँ जो है उतारने के लिए। अंडा नहीं है घर में, जैम नहीं है, शहद नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम रोटी पे लगा के रखो। उसने कहा जी 2 रोटियां बची हुई हैं, बस यही तुमने खानी है। भाई कुछ भी नहीं है तुम्हारे घर में कि तुम रात को जो है वो कौन खाता है आम की चटनी रात को, मुझे ये बताओ। अगर चटनी लोग खाते भी हैं तो चटनी हमेशा दोपहर में खाई जाती थी। फजूलियात ये भी दिखाई गई। उसके बाद बड़ी फजूलियात ये हैं कि आता है और ये नौकरानी से बातें कर रही होती है, तो मैं अंदर थी और मैंने जानबूझ के कह दिया कि मैं सहेली की तरफ हूँ और ये और वो, और असवद ये सब सुनता है और उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं उसकी वो क्लियर हो जाती हैं। जो सारी उसने रंजिशें, सारे जो हैं बुरी बातें उसने सोच रखी हुई थी महरीन के ख़िलाफ़, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई यकदम। हाँ जी। और वो बिल्कुल जो है मतलब किस बात से उसे महरीन के अच्छे होने का और ये सब का यकीन आ गया। ये बिल्कुल
बिल्कुल ही जो है वो आम ड्रामों की तरह है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि दो लड़कियां जो हैं एक लड़के के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हैं। हर ड्रामे का यही मौजू है और उमैरा अहमद से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का फजूल ड्रामा, फजूल स्क्रिप्ट जो है वो लिखेंगी। यकीन कीजिए, मैं उनका ये जो है धूप की दीवार जो है वो देख रहा था Z+ पे, जो उन्होंने इंडियन वेब सीरीज, इंडियन उसके लिए OTT के लिए ये वेब सीरीज़ लिखी थी। वो नहायत ही फजूल और घटिया स्क्रिप्ट लिखा गया है, बहुत ही स्लो है और बिल्कुल भी आपका दिल नहीं चाहता कि इसको देखो और ख़त्म करो। मैं हैरान हो गया कि उमैरा अहमद का ये स्टैंडर्ड हो गया और अब इसको मैंने ये देखा तो मुझे लो इतने बेड़ा गर्क क्यों है, स्टैंडर्ड नाम दी थी, कुछ चीज़ ही नहीं रह गई। और ऊपर से जो है वो अदाकारी सबकी बहुत बुरी है। माहिरा खान बहुत फजूल सी एक्टिंग कर रही है, उसको बिल्कुल भी रोल सेट नहीं कर रहा। वाहद जो सूट कर रहा है रोल, जो मुझे अच्छा लग रहा है, वो मिशाल का है, वो थोड़ी सी डेवल जो है वो लगती है। उस्मान मुख्तार अहमी गुजारा लायक है और बाकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको ये मजबूर करे यार अगली किस्त में क्या होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है इस ड्रामे में जो आपको जो है वो अट्रैक्ट करे। इवन के डायरेक्टर जो है वो भी मोहतरम जो है फारूक रिंद हैं इसके डायरेक्टर, वो भी शायद जो है कहीं सो रहे थे। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है 2 नंबर पे, और वो कौन सा है? दूसरे नंबर पे है परीजाद। हाँ जी, परीजाद दूसरे नंबर पे यकीन कीजिए सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि इसमें नहायत ही बेहतरीन एक्टिंग का मुजाहरा कर रहे हैं अहमद अली अकबर। यार उसका हर एक सीन जो है वो बहुत ही शानदार होता है। इस किस्म में वो एक सीन में उससे रोते हुए दिखाया जाता है। यकीन कीजिए इतना क्यूट किस्म का रोना इतने बदसूरत इंसान का शायद ही आपने कभी देखा हो। हाँ जी, क्योंकि आमतौर पर दिखाया जाता है कि खूबसूरत किस्म के हीरो हीरोइन जो होते हैं वो जब रोते हैं तो क्यूट लगती हैं, लेकिन इतना बदसूरत इंसान बनाया गया, वो इतने खूबसूरत और क्यूट तरीके से रोता है कि आपका दिल जो है पिघल जाता है उसके लिए। सब की सब तारीफ़ें, हर एक चीज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अहमद अली अकबर पे है। वो बंदा जो है वो इस ड्रामे को यहाँ तक लेके आया है और आगे चल रहा है। अदरवाइज़ इस ड्रामे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको अट्रैक्ट करे। इवन के कहानी जो है वो बहुत ही फजूल तरीके से आगे बढ़ रही है और तहरीर जो राइटर हैं हाशिम नदीम साहब, उनकी इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं, इतनी ज़्यादा बोंगी हैं कि आपको गुस्सा आने लग जाता है कि यार ये ड्रामा जो है वो इतना मतलब कि इसका इंतज़ार किया जा रहा था, ये है वो है। और क्या उसे कहते हैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात है, ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात जो है वो यही है। इस पे वो सही सादर आता है वो मुहावरा। लेकिन ये ड्रामा जो है मैं देख रहा हूँ और मुझे पसंद आ रहा है सिर्फ़ और सिर्फ अहमद अली अकबर की वजह से, और उसके लिए यकीन कीजिए क्लैप करना जो है वो बनता ही बनता है। और मेरे ख़्याल में ये बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जो है वो बहुत आसानी से जीत लेगा अगर बेईमानी ना की गई तो। हुआ क्या इस केस में ये दिखाया जाता है कि हमारे ये जो परीजाद हैं वो राज़ी हो गए हैं शादी करने के लिए। किसके साथ? बबली के साथ। हाँ जी, घर वाले जो हैं वो भी राज़ी हो गए हैं। और फिर ये एक सीन दिखाया जाता है कि परीजाद जो है वो एक कबाड़ी की दुकान पे जाता है। कबाड़ी की दुकान पे एक जो है वो पियानो पड़ा हुआ है और उसको वो पियानो जो है पसंद है। उसकी कीमत पूछता है, बताते हैं 20,000 रुपये। हाँ जी, 20,000 रुपये पुराने पियानो की भाई कम से कम लाख तो बतानी चाहिए थी, लेकिन परीजाद के बेचारे के पास तो 20,000 भी नहीं है। तो वो कहता है कि मैं अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं शायद कभी ले लूँ। और मज़े की बात यह है कि एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, हाशिम नदीम के ड्रामों में ये बोंगियाँ मारी ही जाती हैं। अब वो जो कबाड़ी है जो कि बात कर रहा है बिल्कुल अंग्रेज़ी तलफ़ुज़ में, जैसे कोई अंग्रेज़ जो है उसको बुलाने की कोशिश की जाए, और बिल्कुल वो देसी बंदा है। कौन सी बरादरी का वो बंदा है जो ये मतलब कि ज़ुबान बोलता है? और आजकल के ज़माने में कौन ये उर्दू इस तरह से फजूल तरीके से बोलता है? आजकल तो पठान भी इतनी अच्छी उर्दू बोलने लग गए। तो ये जो है इतने फजूल तरीके से इंग्लिश वाले तरीके से जो बोलने की कोशिश करती है, तलफ़ुज़ बिल्कुल इंग्लिश वाला होता है, जैसे पुराने ज़माने में अंग्रेज़ों को दिखाया जाता था, फिल्मों में दिखाया जाता था। और उसके बाद जो है वो ये कहता है तुम शायद पियानो ये आज ना ख़रीदो, लेकिन एक दिन तुम बहुत बड़े ख़रीदार बनोगे। तुझे कैसे पता चल गया कि वो बहुत बड़ा ख़रीदार बनेगा हैं? और उसके बाद वो जब जाता है और जाकर कहता है बबली से, अब बबली जो है वो माही मुंडा दिखाया गया था उसको, लेकिन वो माही मुंडा की तरह पेश नहीं आती है उसके साथ, सॉरी परीजाद के साथ। वो पेश आती है जैसी अवबाश और बेहुदा किस्म की औरतें होती हैं, वैसे उसके साथ गुफ्तगू करती है। फिर उसे कहती है कि मैं तुझे जो हूँ पियानो दिला दूंगी, तुम परेशान ना हो। लेकिन कितना जी पियानो ने कितना आना सी नस की करो। हाँ जी,
जब शादी का जो है बात शुरू हुई है तो बबली जो है वो घर से भाग गई है, फरार हो गई है, कराची चली गई अपनी उस लेस्बियन दोस्त के पास। हाँ जी, बाद में ये दिखाया जाएगा कि जो हमारी ये जो बबली है ये लेस्बियन है और उस दूसरी लेस्बियन के साथ खुश है। और फिर जो है कराची, अब हर कोई जो है कराची जा रहा है, बस परिजात के कराची जाने की देर है। उससे पहले नाहिद कराची चली गई, माजिद कराची चला गया, परिजात जो है उसकी बबली की दोस्त कराची चली गई, और अब ये जो है बबली भी कराची जो है वो चली जाएगी। और उसके बाद जो है रोना पीटना होता है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उसके बबली के जाते ही सारे मोहल्ले को कैसे पता चल गया, उसके वालिदैन ने क्यों बता दिया सारे मोहल्ले को कि ये जो बबली जो है घर से चली गई। अब इस वजह से उसको घर जो है उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। बबली का भागना, घर का छोड़ना, सब जो है वो 1 से 2 दिन में हुआ है। और उसके बाद जब वो घर छोड़ के चले गए हैं तो जाहिर है नासाज जो है उसको भी छोड़ के जाना है, क्योंकि वहाँ पे वो किराए पे रह रहा था। अब नासाज की फीस कौन भरेगा? परिजाद। और नसास के ये जो स्कॉलरशिप थे वो किधर गए? यार कुछ लिखते वक्त ख्याल करो कि एक किरदार एक चीज़ पहले कहता है और दूसरे ही सीन में वो बिल्कुल उसके उल्ट चीज़ जो है वो कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो तीसरा सीन ये दिखाया जाता है कि ट्रेन के स्टेशन पे खड़े हुए हैं नासाज और परिजाद, और वो कहता है कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया और तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गया और मैं तो जा रहा हूँ वापस अपने घर, यानी कि लाहौर जा रहा है। नासाज क्यों लाहौर जा रहा है बिल्कुल नहीं पता। ठीक है जी, नासाज लाहौर जा रहा है और परिजाद को कहा जाता है कि तुम्हें जो है वो एक बहुत आला यूनिवर्सिटी जो है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो है वो दाखिला मिल गया 8 में, और तुम जो हो स्कॉलरशिप तुमने जीत लिया है और तुम्हारा बड़ा अच्छा जो है वो रिजल्ट आया। एक दिन पहले बात हो रही थी कि परिजाद जो है वो फीस भरेगा, इसकी पेपरों की फीस भरना, और उसी दिन जो है वो बबली भागी है। ठीक है, फीस भरी जाती है, उसके बाद 3-4 महीनों के बाद डेट शीट आती है, उसके बाद जो है वो पेपर होते हैं 1 महीना, और उसके बाद 3-4 महीनों के बाद जो रिजल्ट आता है, यानी कि 7-8 महीनों की बात जो है वो एक दिन में ख़त्म की गई। क्यों? कम से कम दिखाई देते 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद। तीसरा सीन ये दिखाया जाता है कि वो जो है वो जी मोहतरम जो है वो पास हो गए और वो जा रहे हैं। ये सारी बोंगी और फजूल चीज़ें, कोई भी डायरेक्टर भी इवन इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहा। मुझे बिल्कुल भी जो है वो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि कुछ तो यार ख्याल करो। डायरेक्टर साहब आप सो रहे हैं, या राइटर तो सो रहा होता, वो तो बंदा ऐसा ही लिखता है, लेकिन डायरेक्टर जो है वो फारूक रिंद है इसके शायद, तो वो आप सो रहे हो क्या? या शहजाद कश्मीरी, सॉरी, दोनों में से एक है, सॉरी, तो मुझे याद नहीं। तो तुम लोग सो रहे हो क्या? मतलब तुम लोगों को पता नहीं कि तुम लोग क्या कर रहे हो? उसके बाद दिखाया जाता है कि परिजाद जो है वो वही कपड़े अपने पहन के जो है वो एक यूनिवर्सिटी में जो है जाता है। उसकी चाल, यार मैंने जैसे आपको कहा अहमद अली अकबर ग्रेट एक्टर है, उसको लगता ही है कि वो उसमें मेथड अदाकार है, वो ढल गया हुआ इस किरदार में। वो वहाँ पे जाता है और एक जो है वो लड़की से टकराता है, और जो है उसको जो है आते ही उसको जो है खरी खरी जो है वो सुनाती है, गालियाँ देती है। और उसके बाद अब ये दिखाया जाएगा सिलसिला कि परिजाद यूनिवर्सिटी में कैसे जो है लड़कियों में फेमस होता है। ये सारी चीज़ें दिखाई गई। जैसे मैंने आपको कहा, तहरीर जो है वो बहुत ही बुरी है यार, इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं स्क्रिप्ट राइटिंग की कि आप हैरान हो जाते हो कि लिखने वाले ने तो गलत लिखा ही लिखा, जो डायरेक्टर था वो सो रहा था क्या? अगला ड्रामा जो पहले नंबर पे है वो कौन सा है, गैस कीजिए। पहले नंबर पे है खुदा और मोहब्बत। हाँ जी, लेकिन इसमें भी हाशिम नदीम साहब की तहरीर की इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं कि आपका बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि इसको पहले नंबर पे रखा जाए। लेकिन वो क्या उसे कहते हैं, अंधों में काना राजा, वही बात है कि बाकी सारे ड्रामे जो हैं वो इतने बुरे हैं कि आपको लगता है कि चलो यार इसको जो है वो पहले नंबर पे रख देते हैं। इसकी वजह ये भी है कि ये ड्रामा अच्छा शुरू हुआ था, हमने इसको देखना शुरू कर दिया, इसमें एक फ़्लो है और अब हम ये देखना चाहते हैं कि कहानी कहाँ पर जाकर वो ख़त्म होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हाशिम नदीम की नहायत ही बेतुकी और बोंगी बातें जो हैं इस ड्रामे में भरी पड़ी हैं। सबसे पहले ये दिखाया जा रहा है कि माही की भाभी जो है वो उसको कह रही है कि तुम्हें मोहब्बत है उस लड़के से, तुम्हें पता ही नहीं, यानी तू एडी निदान है, एडी चली, तेन तो पता ही नहीं कि तेन प्यार हो गया, तुम ही उन्होंने इन्ना ही प्यार करनी है, तुझे कैसे पता? अब तो ये बार बार दिखाया जाता है कि जिसको प्यार है उसको पता ही नहीं है और बाकी सारी दुनिया को पता चल गया। यार खुदा का खौफ कर। और भाभियाँ जो हैं वो घर की इज्जत की रखवाली करने वाली होती है, और तू कैसी भाभी है, तू जो है घर की इज्जत को जलीलो ख्वार करना चाहती है। लेकिन
पला होवे माहिदा, वो कहती है कि नहीं नहीं मैं जो है मुझे प्यार करने का हक नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बेवा हूँ। और यार ये क्या मतलब, ये हिंदू रस्म है, ठीक है जी, बेवा शादी नहीं कर सकती ये वो, हमारे मज़हब में तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। प्यार पे पहरे हैं, बेवा हूँ, ये है वो है। अब ये ख़ानदान वो ख़ानदान दिखाया गया था कि जो बच्ची जो है वो पढ़ रही है और इसको जो है लंदन जो है भेजना चाहते थे, ठीक है जी, बहुत ही आला तालीम याफ्ता ख़ानदान दिखाया गया था जिसको बच्चों के पढ़ने पर कोई इतराज़ नहीं। तो वो बच्ची की दूसरी शादी या बेवा की शादी पर क्या इतराज़ होगा, ठीक है जी। और वो जो है प्यार करने पे जो है वो पाबंदी की बात कर रही है, ये नहीं कि किससे प्यार करना। उसके बाद जो है शुरू में दिखाया गया था कि ये माही जो है वो सब पहला सीन जो था माही का वो था बुरका में, फिर उसके बाद लाहौर में बुरका शुरका ये दफ़ा दूर करो, फिर जो है जब फरहाद आया तो पर्दा 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 चीखना शुरू कर दिया था। और अब कोई पर्दे का ख्याल नहीं, कोई भी ख्याल नहीं, हर किसी को भूल चुका हुआ है कि ये ड्रामा जो है शुरू में पर्दा पर्दा करके जो है लोगों के कानों के पर्दे फाड़ दिए हुए थे और अब इस पर्दे का कोई भी ख्याल नहीं है किसी को भी। उसके बाद जो है माही की ये फजूल बातें जो हैं करने के बाद जो है अगले सीन दिखाए जाते हैं डब्बा पीर के। हाँ जी, और डब्बा पीर थे एडा बेड़ा गर्क होया बंदा है। अब सीन दिखाया जाता है कि मोहतरम फरहाद जो है वो उसकी कोठरी के अंदर दाखिल होते हैं कि जहाँ पर पीरों की तस्वीरें लगी हुई हैं। जो भी समझदार अच्छे पीर हैं वो सब जानते हैं कि तस्वीरें जो हैं ये हराम हैं और दरबारों में तो तस्वीरें जो हैं वो लगाई नहीं जाती, लेकिन उसने लगाई हुई, वो डब्बा पीर है ज़ाहिर है। और उसके बाद वो डब्बा पीर जो फरहाद दाखिल होता है और वो भीगा हुआ है और बाहर धूप निकली और वो कहता है कि तूफ़ान आने वाला है, तूफ़ान आने से पहले बंद बांधने से कुछ नहीं होता, जिसने आना है उसने आना ही आना है। यानी कि हिकमत अमली कोई चीज़ नहीं। अब बाबा तेरा बेड़ा गर्क होवे, तेरा तो दिमाग चल रहा है, दूजा भी दिमाग जड़ा ना तो वो ख़राब कर रहे हैं। उसके बाद उस बाबे का दिमाग यहाँ पे ख़राब नहीं हुआ, वो कह रहा है मुझे सफ़र पे जाना है और कूड़ा निकला है तुम्हारे नाम। अब पापाए रोम जो है वेटिकन में जब उसको सेलेक्ट किया जाता है तब भी जो है उन लोगों को कुरे में शामिल किया जाता है जिनकी एक ख़ास हैसियत बन चुकी हुई होती है, कार्डिनल जो होते हैं उनको जो है शामिल किया जाता है और उसके बाद कुरा निकाला जाता है कि कौन जो है बनेगा। तुमने किस बेस पे जो है एक 3 महीने पहले आए हुए लड़के को जो है तुमने अपनी जगह पे, तुम इतने सालों से बड़े पीर हो, हर चीज़ संभाल रहे हो, तुमने किस बेस पे जो है उसको कुरे में शामिल कर दिया, बताओ ज़रा। उसने बेचारे ने क्या किया है ऐसा, सिर्फ इसलिए कि ड्रामे में जो है महंगियाँ चीज़ें वो दिखानी है। और कहता है नहा धोकर ये मेरा कपड़ा पहन लो और अपने कपड़े जो हैं उसको दे के चला जाता है। अब अगर वो दे के गया तो जाते हुए दिखाया जाता है उसने वही कपड़े पहने हुए, तो उसने जो है फरहाद ने उसके कपड़े कैसे पहन लिए। सीन दिखाया जाता है फरहाद साहब जो है वो डब्बे पीर के कपड़े उसके गेटअप में जो है बैठे हुए हैं। हाँ जी। उसके बाद चौधरानी जो है वो इतनी मतलब कि हो गई है अजीबो गरीब के जैसे दरबार के अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं। उसने बार बार जो है हर पीर को वहाँ पे बुलाना है। और उससे पहले जो है रुमाना बीबी का किरदार जो है दिखाया जाता है कि उसको दिखाया जाता है रुमाना और फरहाद जो है एक दरबार के अंदर सीन दिखाया जाता है और रुमाना कहता है फरहाद कहता है मैं तुम्हें तलाश करते करते यहाँ तक आ गया हूँ। कहाँ तक आ गए हो भाई, तुम वहीं पे बैठे हुए, वो ही आई है और वो तो किसी दूसरे शहर चली गई थी, वो यहाँ क्या कर रही है। और वो कहता है कि मैंने तुम्हारा उसका पैगाम देना है कि वो तुम्हें तलाश कर रहा है, तुम्हें ढूंढ रहा है, यानी कि सिकंदर साहब जो है। और यार कुछ तो ख्याल रखो, तुम कह क्या रहे हो कि मतलब क्या किरदार जो बनाए हुए हैं तुम लोगों ने, कहाँ मतलब कि वो जो है मैं ढूंढता हुआ यहाँ पे तक मैं आ गया हूँ। फजूलियात, उसके बाद फजूलियात जो हैं वो ये दिखाई जा रही हैं कि उसका भाई यानी कि माही का भाई और बाप जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं शादी पर और कोई पसो पेश नहीं की गई और उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी और कहा कि माही से हम अभी बात करेंगे। माही से बात करने से पहले ही उन्होंने हाँ भी कर दी। भाई तुम अच्छा खासा सियाने बंदे हो, तुम वो लड़की जिसको तुम लंदन पढ़ने के लिए भेज रहे थे उससे उसकी शादी की हाँ करने से पहले क्यों नहीं पूछा। नहीं जी। और उसके बाद जब माही से पूछा जाता है और माही जो है वो चुप रहती है और माही की भाभी जो है उसके भाई से कह रही है कि माही की शादी आप उधर ना करें। किसी जो है वो कहता है नहीं मैं मतलब क्या और क्या कर सकता हूँ, इस हाल में माही को कौन कबूल करेगा। भाई एक दिन की वो बेवा, यानी कि एक दिन बेचारी को शादी वाले दिन बेवी, ऐसा क्या मतलब मुसीबत पड़ गई। तुम लोग अरबों करोड़ों पति जो है, तुम लोग जागीरदार हो, तुम लोग क्या कोई मिडिल क्लास के लोग हो कि या लोअर मिडिल क्लास हो जिसमें लोग जो है उन पर बातें बनाएंगे, पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हो। और उसके बाद कहती है किसी आम इज्जतदार घर में इसकी शादी कर देते हैं, यानी कि उसकी क्यों मतलब उसमें कौन से कीड़े पड़ गए, अल्लाह माफ़ करे, बेवा होने के बाद कि उसकी हैसियत ये हो गई है। अजीब चीज़ें जो है वो दिखाई जाती हैं।
लेकिन उसका भाई कहता है ना, क्योंकि दिखाया जा रहा है कि ये इलेक्शन लड़ना है, जीतना है, सियासत को इन्वॉल्व किया जा रहा है और इसकी वजह से माही की शादी जो है वो सिकंदर से करने के लिए सारे के सारे जो हैं वो राज़ी हो गए। उसके बाद सीन दिखाया जाता है एक अजीब सा कि वो चंदा और नुमाना जो है वो जा रही हैं और टीनेजर लड़के जो उनको छेड़ रहे हैं। यार क्या मतलब यार, फजूल जो है। अब हर ड्रामे में यही दिखाना शुरू कर दिया कि टीनेजर जो है, छोटे से लड़के जो हैं वो इतनी बूढ़ी औरतों को जो है छेड़ रहे हैं और उसके बाद जब वो निकाब उठाती है तो लड़के लट्टू हो जाते हैं, भाग जाते हैं। हाँ जी, कि ऐसी औरत को छेड़ने से बेहतर है अल्लाह माफ़ करे बंदा भाग ही जाए। मतलब फजूल किस्म की सिचुएशन चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती हैं, बिल्कुल भी समझ नहीं आती आपको कि ड्रामा जो है वो अच्छा शुरू होता है। जैसे मैंने आपको कहा, सिर्फ़ और सिर्फ बहुत अच्छी एक्टिंग, अच्छी चीज़ जो है इस ड्रामे में अभी तक जो है वो है सिर्फ फ़िरोज़ खान की अदाकारी। और इस पिछली फ़िरोज़ खान की जो सीन दिखाया गया था माही के साथ, उसमें उसके डार्क सर्कल और ये वो दिखाया, अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। क्यों? पहले क्यों दिखाए गए थे, अब कैसे ठीक हो गए हैं? अब ये दिखाया जाएगा कि ये पीर साहब जो हैं, यानी कि जो फ़िरोज़ खान जो बड़ा पीर हो गया है बग़ैर किसी चीज़ को किए कराए, वो अल्लाह का बंदा जो है माही के घर जो है वो जाएगा और फिर वहाँ पे माही को देखेगा और उसे इतला पहुँच गई है कि माही की शादी जो है वो सिकंदर साहब से होने वाली है। हाँ जी, और इसके दिल पे बिजली गिर गई। इसके साथ ही मैं अपने रिव्यूज़ का ये जो सिलसिला है जो है ख़त्म करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये जो लिस्ट है जो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बेल आइकन का बटन है, इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोज़ पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।